बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students, hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. अख्तर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है मुझे बात। सर, ये काफ़ी पुरानी स्टूडेंट है और ये तकरीबन कोई 1 महीने से छुट्टी पे थी। फातिमा, यकीनन आप इनकी आवाज़ सुनेंगे या इनसे बात करेंगे तो आप जान जाएंगे। तो नॉलेज में है सर मेरे। बाकी इश्यूज सर लेकिन आपकी हमारे पास एनरोल जो है वो फातिमा के नाम से, पूरा नाम क्या है इसका? फातिमा अशरफ। फातिमा अशरफ। सर फी मैंने पे कर दी है। क्या कह रही हो फातिमा? फी पे कर दी है मैंने। नहीं, फीस नहीं सर, वैसे भी क्रॉस चेक करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आप फीस के लिहाज से चेक कर रहे हो, वो वैसे क्रॉस चेक करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा शख्स तो नहीं आ गया क्लास में जो कि हम ना मैंने लिंक भेजा हो ना सर ने भेजा हो। या तो हो ना कि मैंने किसी को लिंक दिया तो सर क्रॉस चेक करते हैं। सर तो ये सर अपनी स्टूडेंट है सर, ये हमारी ट्रूमैन की स्टूडेंट है सर। ठीक है सर, ओके ओके सर। तो तलहा भाई भी आ गए हैं। नाइश साहब आ रहे हैं क्या जंगलात से, दूर से बहुत? नाइश, तलहा, नाइश कहाँ है बेटा? मंसूर ने लेफ्ट कर दिया है क्या? मंसूर बिल्कुल भी गायब है, ईद से पहले भी गायब था। से बात हुई थी तो वो बोल जी सर, मंसूर ने लेफ्ट कर दिया। ओके ओके सर, ओके। अच्छा ठीक है सर, चलें, कम से कम पता तो चल गया मुझे। ठीक है, तला नाइश आ रहा है बेटा? नाइश का पता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा चले, आप पूछ लें। ओके ओके मेरा बच्चा। ओके जी, हम नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं आज से और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से इस चैप्टर में तकरीबन मेरी पूरी क्लास ही कंफर्टेबल रहेगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है प्यारे बच्चों, रिजा और अलीहा, तुम दोनों लास्ट क्लास में गायब थी ना पिछले वीक पूरे? मेरे तो दिमाग में अचानक आया ये हैं। यस सर। मैंने कहा लाइव क्लास में पूछूंगा ना, जरा पूछने का ज्यादा मजा आता है। तो खैरियत है सब? जी सर, सब खैरियत। वो लास्ट क्लास की मैंने वो आपकी वीडियो वगैरह देख ली थी, अपना काम भी सारा कंप्लीट कर लिया है मैंने। अच्छा ठीक है। और अलीहा ने काम किया या नहीं? जी सर, उसने भी लास्ट क्लास का सारा काम अपना उसने वीडियो देखे कर लिया है। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा कि आपकी क्वेरी बहुत अच्छी है, वैलिड है, तो मैं यहाँ सबको बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान सी बात पूछ रही हैं आप, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें इंडिविजुअली, तो मैं बता दूंगा। राइट। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक टॉपिक का आगाज कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये कैसा नाम है? बस यही नाम है भाई, क्या करूं, अब ये नाम है तो है। क्या करना है सर इसमें हमें? इसमें बुनियादी तौर पर हमें बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स को डील करना सीखना है। सर नॉन करंट एसेट्स में क्या डील करना सिखाएंगे? बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर में 30 नंबर का एक टॉपिक पढ़कर आते हैं आप इस पर। लेकिन मसला यह है कि अगर वहां आपको ये 100% पढ़ा दिया जाए तो हमारी जान छूट जाए और हम बोलें कि भाई इंटर कॉमर्स में आप पढ़ कर आए। लेकिन वहां आपको ये पढ़ाया जाता है 50 से 60% के दरमियान तक। क्या सिखाया जाता है? सिर्फ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के तरीके, बस, और कुछ भी नहीं सिखाया जाता। बट राइट नाउ वी विल definitely discuss how to determine the cost of a fixed asset,
हाउ टू डिटरमाइन डेप्रिसिएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट, एंड ये दोनों चीजें आप फर्स्ट सेकंड ईयर में भी कर रहे थे, बट जो एडिशनल काम अब आप करेंगे जो 40 से 45-50% होगा, वो होगा कि एक एसेट जो आप 3 साल इस्तेमाल कर चुके हैं, आप उसको बेच रहे हैं, आप उसे फेंक रहे हैं, आप उसे दुकानदार को देके उसके बदले में नया एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं। आप किसी एसेट की जिंदगी 10 साल सोच के बैठे थे, 6 साल गुजरने के बाद आपको महसूस होता है कि ये तो 10 साल चल नहीं सकता, तो आप जब उसकी लाइफ रिवाइज करते हैं तो वो जो 6 साल तक आप उसका निकाल चुके होंगे डेप्रिसिएशन, तो वो तो आप रिवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बुक्स में चार्ज हो चुका है। तो अब वो जो फर्दर 4 इयर्स रह गए हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये मजीद 4 साल नहीं चल सकता, तो अब आप, अगर वो 2 साल चल सकता है, अगर वो 1 साल चल सकता है, अगर वो 3 साल चल सकता है, और ये भी तो मुमकिन है 6 साल के बाद वो इतनी अच्छी हालत में हो कि आप बोलें कि ये 10 नहीं, ये तो 12 साल चलेगा, तो 6 साल के बाद वैसे लाइफ बची 4 साल, लेकिन आप बोलेंगे नहीं अभी ये मजीद चलेगा 6 साल और, तो इसका मतलब है रिवीजन ऑफ लाइफ इंक्रीज में भी हो सकता है और डिक्रीज में भी। इसी तरह रिवीजन ऑफ कॉस्ट हो सकता है, आप किसी नॉन करंट एसेट पे ऐसा खर्चा कर दें जिससे उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये तमाम वो सूरतें हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो इनिशियल फेज अगर हम तेज लेके चल सके, आपने मेरा साथ दिया भरपूर तरीके से, आपने इस बात का इजहार किया कि वाकई आपको समझ आ रहा है, आपको चीजें क्लियर हैं, तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि मैं तेज चलूं। ठीक है, बट अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो याद रहे कि मुझे मजबूरन स्लो होना पड़ जाएगा। तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमारा चैप्टर है जनाब, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट्स जो हमारा चैप्टर है, इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ रखा हुआ है, अगर जरूरत होगी तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। लेकिन मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले यही काम कर रहा था, मैंने कहा क्लास शुरू होने के बाद नक्शो निगारी करो तो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बेहतर है कि नक्शो निगारी खुद ही करते हैं, पहले से करते हैं। तो मेरे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स पढ़ने से पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है एसेट्स। किसी को एसेट्स पे कोई एतराज है? सब एसेट्स जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। assets are the economical resources of the business, the things which we use in our business to operate it are called assets, right? Getting my point? The things which we use in our business to operate it for taking benefit are called assets of the firm, assets of the business. So how many categories of assets exist? There are 2 categories. The first one is current assets. Current assets वो जो बिजनेस को फायदा पहुंचाएं 1 साल के अरसे के अंदर, जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाए, हासिल हो जाए, मिल जाए। और दूसरी किस्म का नाम है नॉन करंट एसेट्स। सर ये क्या है नॉन करंट एसेट्स? सर जो 5-6 साल फायदा पहुंचाए, यानी जो 1 साल से ज्यादा हमें फायदा पहुंचा। 1 साल से ज्यादा। तो अब 1 साल से ज्यादा क्या कोई टाइम पीरियड सेट है? नहीं, कोई टाइम पीरियड सेट नहीं है। कोई 5 साल पहुंचाए, कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल, बस 1 साल से ज्यादा हो जाए। ओके, तो नॉन करंट एसेट्स को मेरे बच्चों, जब मैंने यहाँ एरो बना दिए 3, तो अब तो हर बच्चा बता सकता है कि नॉन करंट एसेट को कितने हिस्सों में तोड़ा जाता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल। चलो ठीक है, 2 तो बता दिया हमारे मोहतरम हुजैफा भाई ने। एक लिखा है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा हुजैफा भाई ने बोला इंटेंजिबल। जी। अच्छा जी, इंटेंजिबल तो अभी आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है।
तो फिर तीसरी कैटेगरी का नाम याद है किसी को? जनाब जी भाई। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, लैंड। सर नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सीलेंट माजिद, शाबाश। नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा, इस पर ना हमारी किसी किस्म की कोई बहस नहीं है कि किताबें जो हैं इसको कैसे लिख रही हैं, ठीक है, किताबें इसको कैसे भी लिख रही हों। असल बात यह है, किताबें कह रही हैं भाई टेंजिबल दो तरह, नॉन करंट एसेट दो तरह के हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो टेंजिबल का पार्ट कह रही हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से। लेकिन ये मीस एंड मीस के मुताबिक ये बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि नॉन करंट एसेट को 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है समझने के लिहाज से। सही है, समझने के लिहाज से बात हो रही है, बाकी आप जितने हिस्सों में भी तोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब काम की बात यह है जनाब अली कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा उर्दू जुबान में? मैं करूँ तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एसेट जिसको हम छू सके और जो हमारे काम में आ सके और रोजमर्रा के यूज में आ सके। अच्छा, तो कोई खासियत है इनकी? ये तो नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन लग रही है मुझे, कोई खासियत है जो इनको टेंजिबल की कैटेगरी में डाला है? सर मशीनरी जैसे और कंप्यूटर हमारे यूज में आते हैं। फिजिकल अपीयरेंस होती है। जी बिल्कुल सही कह रही है मोमिना। Those assets which have physical existence, like we can touch, we can feel, we can see, all those assets जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें टेंजिबल कहा जाता है। हुजैफा क्लियर है अब? यस सर, यस। तो इनटेंजिबल किसे कहते हैं भाई नाइश? नाइश, जी नाइश सर। है क्लास में? चला गया जी है। जी जी। इनटेंजिबल किसे कहते हैं बताओ? जिस एसिड को हम टच ना कर सकें। जिस एसिड को हम टच ना कर सकें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जहानत का मुजाहरा किया आपने। आपने बोला ज्यादा दिमाग मत चलाओ, यही जुमला है जो आपने कहा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, मुझे आपकी बात से किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। वो एसेट्स जिन्हें हम छू ना सकें लेकिन फिर भी वो बिजनेस को पहुंचाएं फायदा। फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे तक। और नेचुरल रिसोर्सेज होती तो टेंजिबल भी हैं और इंटेंजिबल भी हैं, दोनों तरह की होती हैं। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते, सही है, लेकिन हवा फिर भी हमें पहुंचाती है फायदा। अच्छा, यस तो सर। सर क्या हवा की वैल्यू होती है? नहीं, हवा की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हवा कोई बेचता नहीं है, हवा तो अल्लाह का निजाम है, ठीक है। लेकिन वो नेचुरल रिसोर्सेस जिनको इंसान के इख्तियार में दे दिया गया, मसलन आप अपने घर से कोयला निकाल के पाकिस्तान में बेच नहीं सकते जनाब। क्यों सर? मेरा घर है, मैं घर की जमीन खोद के कोयला निकालूं और बेचूं, क्या मसला है हुकूमत पाकिस्तान को? बेटे हुकूमत पाकिस्तान ने आपको घर रहने के लिए दिया है, लीज किया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हैं तो वो अलग होता है, सही है। और फिर आप वहां पे, यानी सर जमीन लेकर जो हम लोग करते हैं, ऑयल वगैरह निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, तो इसके लिए बाकायदा हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ती है। और फिर आप वहां से उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके या जंगलात में से लकड़ी काट कर आप हुकूमत से परमिशन लेकर वहां से दरख्त काटते हैं, लकड़ियां काटते हैं, और फिर आप उसे मार्केट में ले जाके फरोख्त करते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारी। मसलन कोल
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक का इंतकाल हो गया मुझे लग रहा है। माइक का इंतकाल सर माइक माइक खराब हो गया आपका, तो आवाज आ रही थी यहाँ पे। ये क्या मजाक है, माइक का इंतकाल पुरमराल हुआ है, इसका भी हो गया क्या? नहीं नहीं। हाँ, कौन बात कर रहा है भाई? आवाज़ आ रही है आप लोगों को अब मेरी? यस सर, आ रही है, अब तो आ ही रही होगी ना? अच्छी आ रही है, बल्कि साफ एक सुथरी मिनट आ यार, रही है। तुम लोगों की आवाज़ मुझे कंप्यूटर में से क्यों आ रही है? स्पीकर ऑन है ना भाई, तो क्या मजाक है यार। हाँ जी, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप सब लोगों को? पहले ये बता दूं। जी सर आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज़ तो आ रही है, शुक्रिया। अच्छा, आप एक काम ये करते हैं कि मैं ये बोल रहा था, फातिमा ज़रा पढ़ के सुनाओ भाई, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्सेज। मैं बोल रहा था, ओके सर, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। पढ़ के हाँ। जी जी सर पढ़ के सुना रही हूँ। अगर मुझे आवाज़ Tangible assets, it doesn't physical substance as example, no, sorry, exemplified by land, building, or machine, etc. Intangible assets, assets used in business but have no physical substance and are non-current. Example are patent, copyright, trademark, franchise, and goodwill. Natural resources, a site acquired for the purpose of extracting or removing some valuable resources as oil, minerals, or
timber is classified as natural resources, not as land. This type of fixed asset gradually converted into inventory as the natural resources is extracted from the site. अच्छा जी, अब आप लोगों ने इतनी सारी अंग्रेजी सुनी फातिमा की आवाज़ में, अगर हजम हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो मैं इसको मजीद क्लियर कर देता हूँ। टेंजिबल एसेट नज़र आते हैं और उसकी मिसालें लैंड, बिल्डिंग, मशीन है। इंटेंजिबल एसेट जो है वो फिजिकली होते नहीं है मौजूद, लेकिन बिजनेस को फिर भी फ़ायदा पहुँचाते हैं, और इसकी मिसालें हैं पेटेंट, किसी प्रोडक्ट को बनाने का फॉर्मूला, कॉपीराइट, किसी किताब को कॉपी करने का राइट, किसी सीडी डीवीडी को कॉपी करने का राइट, ट्रेडमार्क, पेप्सी की बोतल पर बनी हुई बॉल, अपना क्या कहते हैं, इसी तरह KFC के बाहर रखे हुए एक वो अपना क्या कहते हैं, जो एक अंकल जो रखे हुए हैं या जो भी आप उनको कहते हैं, उनका मुजस्मा। और इसी तरह फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं कि जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो आपके नाम से या कोई आप नाम खरीद लेते हैं और कहते हैं कि आप इस नाम से करें। जैसे आपने देखा है कि मोबाइल की सिम है सर, हैं मोबाइल की सिमों की भी फ्रेंचाइज होती है, वो अपने नाम से निकालते वो भी होती है, वो भी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपने सिटी स्कूल वालों की फ्रेंचाइजेस सुनी होंगी, बीकन हाउस वालों की Yes, sir. फ्रेंचाइजेस। सिटी स्कूल वाले स्मार्ट स्कूल के नाम से फ्रेंचाइजेस चला रहे हैं। बेसिकली वो सारे स्कूल जो सिटी स्कूल के अंडर में आते हैं और वो स्मार्ट स्कूल के नाम से चल रहे हैं। स्मार्ट स्कूल के मालिकान के वो स्कूल हैं, लेकिन वो स्मार्ट स्कूल नाम उनका नहीं है, बल्कि वो नाम किसका है, सिटी स्कूल वालों का। उन्होंने अलाउ किया है इन्हें कि आप इस नाम से स्कूल खोलें, क्योंकि लोग जानते हैं कि सिटी स्कूल ने परमिशन दी है लोगों को इस नाम से स्कूल चलाने की, और सिटी स्कूल मॉनिटर करता है उन तमाम स्कूलों को कि वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर लोग सिटी स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते, वो बहुत महंगा है मिसाल के तौर पर, या बीकन हाउस में नहीं करवा सकते, तो वो एजुकेटर्स में करवाते हैं, वो स्मार्ट स्कूल में करवाते हैं, क्योंकि इनकी फीसेस थोड़ी कम है, और लेकिन इनका स्टैंडर्ड एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इनके स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर किया जा रहा है, इनके यहाँ भी पढ़ाई बहुत बेहतर है। तो मतलब ये हुआ कि जब इन बिजनेसेस ने फ्रेंचाइज खरीदी, तो वो जो इन्होंने राइट खरीदा स्मार्ट स्कूल का नाम यूज़ करने का, वो नाम भी इन्हें पहुँचाएगा फायदा। अगर आप अपने नाम से एक नया स्कूल खोलें तो स्कूल सेट करने में आपको 2, 3, 4, 5, 6 साल लग जाएंगे। लेकिन जब आप किसी मार्केट में मशहूर नाम को एक्वायर करके ख़रीदते हैं, तो लोग ये नहीं देखते कि इसका मालिक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, बल्कि वो ये देखते हैं कि स्मार्ट स्कूल है, ये तो सिटी स्कूल के अंडर चल रहा है, ये बीकन हाउस स्कूल है, ये तो सॉरी बीकन हाउस कह रहा हूँ, एजुकेटर्स है, ये तो बीकन हाउस के अंडर आता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। यकीनन आगे बढ़ता हूँ अपनी बात को लेके इस तरह। और गुडविल क्या है, किसी बिजनेस का अच्छा नाम। जब मार्केट में कोई बिजनेस अपना अच्छा नाम बना लेता है तो वो बिजनेस का अच्छा नाम भी उसे पहुंचाता है फायदा। कैसे फायदा पहुंचाता है कि आप एक नया कारोबार खोलते हैं तो आपको प्रॉफिट कमाने में जितना टाइम लगता है, उसके मुकाबले में वो पुराना बिजनेस वो प्रॉफिट 1 महीने में ही कमा लेता है, या 2 महीने में कमा लेता है, या 3 महीने में कमा लेता है, जो आप पहले साल पूरा साल मुकम्मल करके कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी अपना नाम बना चुका है, लोग उसे उसके नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि ये बिजनेस जो है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेचता है। तो आपको नाम बनाने में टाइम लगेगा। आपका नाम जब तक फेमस होगा, जब तक उसका अच्छा नाम उसे पहुंचाएगा फायदा। जी कुछ कहना चाह रहे नाइश? सर ये कॉपीराइट वही वाला है ना, जैसे किसी का नाम नहीं रख सकते अपने बिजनेस में, चलता हुआ जो कॉपीराइट यही वही वाला है बेसिकली। वो जो किसी का नाम ना रखने वाला जो होता है वो ट्रेडमार्क। जैसे आप अपने एरिया में ट्रूमैन के नाम से कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते। ट्रूमैन जो है ना वो ट्रेडमार्क है, हमने ट्रेडमार्क अपना लिया हुआ है, सही है। और कॉपीराइट ये होता है कि आप मेरी किताब अगर मैंने लिखी है तो उसे अपने नाम से प्रिंट करके नहीं बेच सकते। कोई सीडी और डीवीडी को आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपीराइट है। सर पाकिस्तान समझ गया मैं। में आपको जैसे पता है कि पायरेसी बहुत है ना? पायरेसी समझते हैं? छापना, एक चीज दूसरी को ले लेना। हाँ मतलब कॉपी करना, सिंपल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कॉपी नहीं किया जाता कानूनी तौर पर,
उसके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब ड्रामेबाजी नहीं होती। पाकिस्तान में आप जो चीज़ चाहें कॉपी करें। हम सब की विंडोज भी जो होती है, नहीं सर, यूट्यूब में मसला होता है, कॉपीराइट लगा देते हैं वो। अबे तो यूट्यूब में लगाते हैं ना, यूट्यूब पाकिस्तानी थोड़ी है, इंटरनेशनल है भैया। मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, सही है सही है। हाँ, पाकिस्तानी समझो, सही है। तो बस बात को आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? आ साइट एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और रिमूविंग सम वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आप ऑयल निकाल रहे हैं, आप मिनरल्स निकाल रहे हैं, आप जंगल से लकड़ियां काट रहे हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन लैंड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। क्यों? हाँ, अगर लैंड को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाए, सही है, तो फिर वो नेचुरल रिसोर्स कहला सकती है। लेकिन लैंड जो है वो हम एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, तो हम आमतौर पे लैंड को कहते हैं कि वो हमारा टेंजिबल एसेट्स है, नजर आने वाला एसेट है, दिखता है, ठीक। लेकिन लेकिन जब हम लैंड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करें, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें, तो फिर हम उस लैंड की वैल्यू को तो जो है वो इग्नोर करते हैं, बल्कि हम उस जगह पे जितने रुपए की मिनरल्स हैं उसे फोकस करते हैं, उस जगह पर जितने रुपए का ऑयल मौजूद है उसे फोकस करते हैं, राइट। ओके, दिस टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्री एज द नेचुरल रिसोर्सेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइट। अगर आपको ये जुमला समझ नहीं आता तो मैं इसके बारे में दोबारा कहता हूँ। आमतौर पर जहां पर आपके पास इस तरह का फिक्स एसेट होता है ना, कि आपको लकड़ियां काटनी है, आपको ज़मीन से ऑयल निकालना है, तो ऑयल निकाल के आप उसे अपने कारोबार में रखते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री होती है, आपका ज़ख़ीरा होता है। फिर आप उस ऑयल को, आप उस गैस को, उस नेचुरल रिसोर्सेज को मार्केट में ले जाके क्या करते हैं? सेल बेचते हैं, करते हैं। सेल करते हैं। ओके, जब आप उसे बेचते हैं, सेल करते हैं, तो इसका मतलब है वो आपकी बिजनेस को ऑपरेट करने का बाइस बनती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे बिजनेस को पहुंचाती हैं फायदा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या एक ही हफ्ते, एक ही महीने, एक ही साल के अंदर सारी जमीन से आप कोयला निकाल लेंगे, सारी गैस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जंगलात से सारी लकड़ियां काट लेंगे? नो सर। आप ग्रेजुअली उस जगह को अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, आप वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते जाते हैं, और ये करते करते आपको कई साल गुजर जाते हैं। ओके, अब मिसाल के तौर पे मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ आपको कि अब हमारे पास क्या पढ़ना है हमने। जब हमें ये क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस क्या हैं, और इनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ देख ली, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ देख ली। सब लोग हैं मेरे साथ क्लास में माशाल्लाह? नाज़ेब हैं, मोहसिन हैं, मोमिना हैं, और नाइश है, रिजा है। ओके, अच्छा, चलो फातिमा भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इन तीनों तरह के एसेट्स को जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जाता है ना, जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो देखो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें और तो वो ख़त्म होती है। एक होता है आपके पास से ख़त्म होना, एक होता है दुनिया से ख़त्म होना, दो अलग अलग चीज़ें। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके बिजनेस से ख़त्म होती है, सही है। कोई चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बिजनेस से क्या होती है? ख़त्म। कैसे? बहुत सिंपल सी बात, जब आप फर्नीचर को इस्तेमाल करेंगे तो एक वक्त आएगा फर्नीचर काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। खत्म होगा। इसका मतलब है आपके लिहाज से बिल्डिंग जो आपको बज़ाहिर लगती है कि कभी ख़त्म नहीं होगी, बिल्डिंग की भी एक लाइफ होती है, बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सरिये की भी एक लाइफ होती है, बिल्डिंग बनाते हुए जो बुनियाद डाली जाती है उसकी भी एक लाइफ होती है, और 100, 150, 200 साल के बाद वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, और इससे पहले कि वो खुद गिर जाए, हम बिल्डिंग को खुद से जो है वो क्या कहना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, और फिर वहाँ दोबारा नई तामीर होती है। इसका मतलब है बिल्डिंग की भी एक लाइफ है। इसका मतलब है यहाँ जितनी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं सबकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, और उनकी कुछ ना कुछ एक लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस वक्त तक वो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि चलो भाई लैंड तो हमें फ़ायदा पहुँचाती है और इसकी लाइफ तो जनाब आली क़यामत तक है, सही है, क्योंकि ज़मीन को हम इस्तेमाल जितना कर लें, सही है, हम अपना ऑफिस ज़मीन पे बना के बैठे हैं, हम अपना कोचिंग सेंटर बना के बैठे हैं, हम अपना हॉस्पिटल बना के बैठे हैं, ज़मीन तो हमें क़यामत तक फ़ायदा पहुँचाएगी, लेकिन बिल्डिंग हमें क़यामत तक फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी।
मशीन हमें क़यामत तक फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल्स, इक्विपमेंट, सही है, फर्नीचर, ये सब चीज़ों की एक लाइफ है। इसका मतलब ये एसेट ज़िंदगी भर एसेट नहीं रहते, ये कन्वर्ट होते हैं हर साल। अकाउंटिंग कहती है कि इनके कुछ हिस्से को मानो हर साल अपने बिजनेस का खर्चा। एक्सपेंस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो अब जब टेंजिबल एसेट्स की कुछ वैल्यू को अपना खर्चा कहा जाता है तो उसका एक नाम रखा गया प्रॉपर। क्या नाम रखा गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, क्या ख्याल है? कहा गया कि सिस्टमैटिक एलोकेशन। अच्छा देखो, अब मैं आप लोगों से ना सवाल भी करता हूँ साथ साथ, ताकि आपको वाकई समझ भी आए अच्छा और ज़रा कुछ मुनासिब लगे। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड is called depreciation। अच्छा, अब इसको जरा मुनासिब कर दूं। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। समझ में आती है? मुश्किल है? अच्छा, नहीं सर समझ में नहीं आती, तो मैं कहता हूँ फिर क्या है इसका मतलब। देखो, बात यह है कि हमने एसेट किसे कहा था? जो बिजनेस को पहुंचाए फायदा। फौरन पहुंचा दे तो करंट एसेट है, और अगर 1 साल से ज्यादा अरसे तक पहुंचाए तो नॉन करंट। तो भाई बात यह है कि अब कोई भी दुनिया में ऐसा खूबसूरत नहीं है, जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना। हाँ, खास तौर पे कौन लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, और कॉमर्स वाले भी डेफिनेटली यार सोचें, ऐसा नहीं है वो दिमाग ना चलाएं। देखो, दुनिया में ना कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपने कारोबार में 1 साल फर्नीचर इस्तेमाल करने के बाद फर्नीचर की हालत देखे, फिर बाहर से कबाड़ियों को बुलवाए और बोले, कबाड़िया भाई ये फर्नीचर कितने का लोगे? कबाड़िया बोले, जनाब मैं तो ये 10,000 का लूंगा। तो वो बंदा बोले, अच्छा चलो ठीक है, जब बेचना होगा चले जाओ। अब वो बंदा क्या है, यार मैंने तो ये खरीदा था 1 लाख रुपए का और कबाड़िया बोल रहा है 10,000 रुपए का, तो क्या वो आपके ख्याल में क्या 90,000 रुपये खर्च हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर फिर भाई वो कहेगा कि ये फर्नीचर मेरे बिजनेस को कम से कम 5 साल तक फायदा पहुंचाएगा, 4 साल तक फायदा पहुंचाएगा। यानी वो फर्नीचर की लाइफ का लगाएगा अंदाजा अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर। उसका अकाउंटेंट दिखेगा कि फर्नीचर आमतौर पर बिजनेस को फायदा पहुंचाता है 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो वो कहेगा इसका मतलब है ये अमाउंट, फर्नीचर की जो अमाउंट है, इसको किसी 1 साल का खर्चा कहना मुनासिब नहीं है। तो फिर सर अगर 1 साल का खर्चा कह दें तो क्या मसला है? बहुत बड़ा मसला है। आप मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले जाएंगे। क्या बोला मैंने? किसके अगेंस्ट चले जाएंगे महाजिब? सर मैचिंग प्रिंसिपल। कैसे चले जाएंगे? मैचिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट कैसे चले जाएंगे बताओ? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? सर जो जिस साल का खर्च है और जो जिस साल की इनकम है उससे उसी साल रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं इसको किसी 1 साल का खर्चा कह दूं तो ये बात गलत है, क्योंकि ये बिजनेस को सिर्फ 1 साल फायदा पहुंचाता नहीं है। ये बिजनेस को ऑपरेट करने में कई साल तक मदद फराहम करता है। तो इसका मतलब है ये बिजनेस के रेवेन्यू जनरेट करने में, बिजनेस को आमदनी कमाने में पहुंचा रहा है फायदा। अगर ये 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट करने में फायदा पहुंचा रहा है तो इसे 5 साल तक हमें बिजनेस का मानना पड़ेगा खर्चा। तो क्या हर साल इसकी पूरी अमाउंट को खर्चा खर्चा बोलता रहूं बेवकूफों की तरह? नहीं ना, इसकी टोटल अमाउंट को फैला दूं। क्या कर दूं हुज़ैफा? फैला दें। तो फैलाने को कहते हैं एलोकेशन। एक मखसूस निज़ाम के तहत
सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एक मखसूस निज़ाम के तहत एलोकेट कर दिया जाए, बांट दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल एसेट, और आगे मजीद लिख दूं अगर आप कहें तो, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। वेरी गुड, यूजफुल लाइफ, एक्सेप्ट सिवाय जमीन के, क्योंकि जमीन की लाइफ कोई बता ही नहीं सकता। फर्नीचर की लाइफ सोची जा सकती है, बिल्डिंग की लाइफ सोची जा सकती है, गाड़ी की लाइफ सोची जा सकती है, मशीन की लाइफ सोची जा सकती है, लैपटॉप कंप्यूटर इक्विपमेंट की लाइफ सोची जा सकती है। तो क्या करना है, बुनियादी तौर पर अपने नॉन करंट एसेट टेंजिबल जो नजर आते हैं उनकी कॉस्ट को उनकी कारामद जिंदगी, कौन सी जिंदगी, सो गए, कारामद, यूजफुल, उनकी कारामद जिंदगी पर फैला देने का नाम, उनकी कारामद जिंदगी पर क्या फैला रहे हो, टेंजिबल, क्या फैला रहे हो, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फैला रहे हो, अपने एसेट की कॉस्ट को फैला रहे हो उस एसेट की कारामद जिंदगी पर। तो हर साल के हिस्से में जो कॉस्ट आती है, हर साल के हिस्से में जो अमाउंट आती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। समझ आया? कुछ लोग तो कह रहे हैं सर समझ में क्या आया, हमें तो पहले से पता था। माशाल्लाह, हाँ भाई आपके आ गया, शुक्र सलाम, आपको पहले से पता था, आपका शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताएं मुझे, अगर आपको समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है? यस सर। अच्छा, एक सवाल कर लूं मैं, आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो आप इतनी देर सोच भी लीजिएगा, मीटिंग खत्म होगी फिर दोबारा आप ज्वाइन करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि सैटरडे को मैं छुट्टी कर लूं, पिछले सैटरडे को भी मैं कर चुका हूं, तो मैं सैटरडे को छुट्टी करना चाह रहा हूं, और आप कल क्लास ले सकते हैं 14 अगस्त को। सर कल कर लेने, क्योंकि मुझे भी सैटरडे को काम, या अगर आप सर सैटरडे नहीं ले सकती, और कल का मुझे पता नहीं, ले लें? नहीं, अगर आप कल सैटरडे की क्लास नहीं ले सकती फातिमा, आप कह रही हैं? नहीं सर, बाद में फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मुझे। हाँ फिर सर मैं भी नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा, तो भाई फिर एक काम करते हैं, अगर आप लोग कल किसी मुनासिब वक्त क्लास लेने के लिए तैयार हो तो हम क्लास से पहले एक मिली नगमा चला देंगे और थोड़ा सा आप लोगों से परफॉर्मेंस करवा लेंगे, और फिर अपना 14 अगस्त के फंक्शन के बाद क्लास ले लेंगे, क्या ख्याल है? सर यही बात सर बैज लगा कर आना है ना? हाँ हाँ, बैठ क्या, झंडा भी लपेट के आ जाना तुम, ठीक है? चलो बहरहाल, ओके सर। तो अगर यही वक्त लगने, क्या बोल लो, यही टाइम लगने, यही टाइम